दोस्तों नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, हमारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फैन फॉलोइंग 7.9% इंक्रीज हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स नाउ की एक आर्टिकल ने कहा है और इसके पीछे पूरा का पूरा एक सर्वे है। उन्होंने इस बात को ट्वीट करके बताया था और इसी ट्वीट को रीट्वीट किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने और बीजेपी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भी। इस चीज़ के प्रति बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, अच्छे बुरे चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन इस ट्वीट के पीछे सत्यता क्या है? ये जो डेटा है ये 600 लोगों की डेटा है। कहा जा रहा है हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से 100 लोग लिए गए हैं। अब ये भी स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कौन कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटी से लोग लिए गए हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है इस डेटा को करने के लिए जो लोग लिए गए हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश चैनल्स को देखने वाले हैं, यानी इंग्लिश न्यूज़ को कंज्यूम करने वाले हैं। अगर हम बात करें हमारी देश में तो इंग्लिश चैनल का एक बहुत बड़ा फेस अर्णब गोस्वामी, दूसरा टाइम्स नाउ और ऐसे एक दो और चीज़ें हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाने में कभी पीछे नहीं हटते। तो ऐसे में अगर हम ये उम्मीद करें कि ऐसी चैनल्स की व्यूवर्स ये बताएगा कि नहीं चौकीदार चोर है, तो ये बात गलत है। चौकीदार हमेशा अच्छा इंसान है, उनको दिखाई देगा। तो ऐसे में हमें ये लगता है कि जितनी भी लोगों से ये डेटा कलेक्ट की गई है, यानी वो 600 लोग, वो एक्चुअली खुद भी नहीं जानते थे, लेकिन वो बायर्स थे। और ऐसे लोगों की डेटा को ऐसे पब्लिकली प्रमोट करके एक पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा या बुरा दिखाना किसी भी तरीके से डेटा नहीं कह सकते इसको हम। 130 करोड़ की आबादी में 600 लोगों की अगर राय को आप डेटा कहोगे तो कल मैं अपनी ओपिनियन को भी डेटा बता सकता हूँ। दोस्तों दूसरी प्रोपेगेंडा, जहां पे सांबित पात्रा अपने एक ट्वीट से यह जताते हैं कि कैसे कांग्रेस कंफ्यूज है रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के बीच में। तो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। जहां पे आप देख सकते हैं साफ साफ राहुल जी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो एक नजर अगर आप देखो तो आपको भी ऐसा लगेगा कि कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है। लेकिन जब हमने पूरा का पूरा इंटरव्यू सर्च मारा, जो कि 1 घंटे 10 मिनट का एक ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो वहां पे हमको 2 मिनट की ऐसी क्लिप मिली जिसमें पूरी की पूरी सच्चाई साफ हो गई। थैंक यू सर। फ्रॉम पीटीआई भाषा, अनवर जी कृपया अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। सर आप बार बार जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में आपको क्या लगता है जो केंद्र सरकार का रुख रहा है अब तक राज्यों के प्रति, उसे आप कैसे देखते हैं? और जो प्रधानमंत्री की एक कोट अनकोट स्ट्रांग लीडर की जो छवि है, उसका संकट के इस समय कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है आपके नजरिए में? थैंक यू सर। देखिए फ्रेंकली अगर आप मुझे पूछें, देखिए प्राइम मिनिस्टर की स्टाइल है और वो उसकी जगह है, वो उनका तरीका है, उनका स्टाइल है। मगर ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रांग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रांग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रांग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें। हर लेवल पे बीमारी के सामने एक स्ट्रांग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो किसान हो। मगर मैं उनकी स्टाइल है वो अलग है, वो ठीक है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया। दोस्तों पूरा पूरा एक गेम चल रहा है यहाँ पे कांग्रेस को डिफेम करने का। ना तो हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं ना ही बीजेपी के, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कौन सी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या कौन सी बात किस काम के लिए बोला गया है वो चीज मैं आपको समझाऊं। आज की डेट पे देखा जाए तो मोदी जी ऐसे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसका कोई महत्व नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता, एक तरफी अपनी बातों को कह के जा रहे हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो एक सही ऑपोजिशन होने के नाते वो अपने दायित्वों को पालन कर रहे हैं।
दोस्तों सही मामलों में बीजेपी कितना अच्छा गवर्नमेंट है शायद हम ये जज नहीं कर सकते, लेकिन सही मामले में कांग्रेस आज की इस स्थिति पे खड़े होकर कितनी अच्छी बातें कर रहा है वो आप खुद ही थोड़ा सा सुन लीजिए और उसके बाद आप ही बताइएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष इस बातों पे जोर दे रहे हैं जहां पे जरूरी चीज़ों में से इंपॉर्टेंट चीज़ों में से जीएसटी खत्म हो जाना चाहिए। जैसे खेती बाड़ी करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है जैसे खाद और बीज, इन सब चीज़ों में से जो जीएसटी है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। 8.2 करोड़ जो कि प्रधानमंत्री के हिसाब से पहले से ही रजिस्टर्ड है जो सहायता है वो पाने के लिए, तो ऐसे में उन लोगों की खाते में कम से कम 5,000 रुपये डाले जाए और ऐसा करने के लिए सरकार को सिर्फ 65,000 करोड़ की जरूरत होगी, ना कि लाखों करोड़ों की। और ऐसे में उन किसानों की भी कम से कम 1 महीने की मदद हो जाएगी। एग्रीकल्चर में से मीडिएटर को खत्म करने की बात कर रहा है कांग्रेस, यानी आपने फल को लगाया और फिर उसके प्रोडक्शन के बाद में बेच रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो रहते हैं जिसको हम देसी भाषा में दलाल कहते हैं, उनको हटा के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पैसे किसान को मिले और कम से कम पैसों में वो चीज़ मार्केट में उपलब्ध हो, इस चीज़ को अश्योर करने के लिए गवर्नमेंट से कांग्रेस कह रहे हैं। लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए और स्टेट लेवल पे जो जोन्स बन रहे हैं, ग्रीन जोन, रेड जोन, उन जोन्स को बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को ही मदद की जाए। यानी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर पूरा का पूरा डिसीजन छोड़ दिया जाए कि कहाँ पे कौन सी जोन बनाई जाएगी और उस जोन को कहाँ पे निर्धारित किया जाएगा, कैसे मेंटेन किया जाएगा और उस जोन में से उभरने के लिए क्या क्या तरीके यूज किए जा सकते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट की इस्तेमाल से, लोकल गवर्नमेंट के दिमाग से निकलना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बड़ी बड़ी रकम देखने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टाइप ऑफ रकम, जैसे 1,000 करोड़ या लाख करोड़ की बात होता है तो लोग ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि साला सरकार सच में कुछ कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट शायद हमको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा एक आशावादी सोच होता है लोगों के अंदर और यही चीज़ों से पॉलिटिक्स खेलते हैं। आज के समय पे अगर आप देखोगे तो लाखों करोड़ों की जो इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है, जीडीपी का 10%, 20 लाख करोड़, वो सब चीज़ें सिर्फ इसी पॉइंट को डिफाइन करते हैं। अगर देखेंगे तो कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनके पीएम केयर्स फंड में से 1,000 करोड़ डोनेट किया जाएगा उन श्रमिकों को। अगर बात किया जाए 2011 की तो डेटाबेस के हिसाब से 14 करोड़ ऐसे लोग निकल के आते हैं जिनको 1,000 करोड़ डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 2011 की डेटा के अनुसार हर एक इंसान की किस्मत में कितना रुपया आएगा, 69 रुपीज 71 पैसे के आसपास आएगा। 70 ही पकड़ लेते हैं, 100 ही रुपये पकड़ लेते हैं। 100 रुपये से एक इंसान की कितने टाइम की गुजारा होगा। यानी ये जो ह्यूज अमाउंट है जो पब्लिक को दिखाने के लिए है, पब्लिक फिगर को ये सोचने के लिए मजबूर करने के लिए है कि देखो तुम्हारे लिए तुम्हारा सरकार क्या कर रहा है, समुंदर चीर रहा है, आसमान फाड़ रहा है। तो इन सोचों में बिल्कुल भी मत बहिए। दोस्तों हमें याद आते हैं बीजेपी की इलेक्शंस के पहले के कुछ टाइम जहां पे बीजेपी कहते थे इंफॉर्मेशन राइट्स की बात, जहां पे बीजेपी करते थे उन चीज़ों की जो जनता की हित में होती थी। ऐसी बात सुन के ऐसा लगता था कि एक ऐसा गवर्नमेंट आ रहा है जो सच में पब्लिक की बात करेगी, जनता की बात सुनेगी। लेकिन आज के समय पे उन्हीं की स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो चलिए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं उनकी पुराने वाले। इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की जो प्रक्रिया है वो एक तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए एंड ट्रबल फ्री होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी भी हो, टाइमली भी हो, ट्रबल फ्री हो। दोस्तों पीएम केयर्स फंड एक बहुत बड़ा, आप एक तरीके से कह सकते हैं, लोगों को ब्लाइंडनेस या ओपेक में रखा जा रहा है। पूरी की पूरी जितनी भी बातें उन्होंने पहले की थी उससे एक यू टर्न लग रहा है। अगर आप पीएम केयर्स फंड को देखते हैं तो इसकी ऑडिट सिर्फ और सिर्फ इसकी ट्रस्टीज कर सकते हैं। और इसकी ट्रस्टीज है कौन? जो कि बीजेपी की संसद है, चेयरपर्सन से, यानी अपने ही लोग। अब कोई ऐसा बेवकूफ क्या होगा जो अपने ही घर में केरोसिन डाल के आग लगा देगा? नहीं होगा। तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी या इंफॉर्मेशन राइट्स जो कि है वो सही में इक्वली में सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, या फिर आपको जो एक आम जनता है उसको सच में ये अधिकार मिल रहा है कि देश में क्या चल रहा है, किसमें कितना पैसा जा रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे? नहीं पहुंच रही है। चीज़ें ट्रांसपेरेंस नहीं है, चीज़ें ओपेक है। आंखें खोलिए, देखने की कोशिश कीजिए। जाने से पहले दोस्तों एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहेंगे। आज के दिन पे हमने ट्वीट से स्टार्ट किया था और ट्वीट से ही खत्म करेंगे। दोस्तों ये ट्वीट देखिए, पूरी तरीके से ये एक पॉलिटिकल इंस्पिरेशन से इंस्पायर हुआ ट्वीट है। एक्चुअली में जो फोटो आप देख रहे हैं 2015 की है, एक पुराना जो फोटो है उसको इस्तेमाल किया गया है।
और ऐसे जताया जा रहा है कि कर्नाटक में जो सामने मुसलमानों की जो त्यौहार आ रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें डोनेट की जा रही है या फिर खाद्य के लिए कुछ सामान डोनेट किया जा रहा है। एक्चुअली में ये सच नहीं है, लेकिन मेरी बात यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। अगर ये चीज़ सच भी होता तो एक बार सोच के देखिए, ये इंसान रामनवमी या कुछ त्योहारों के साथ कुछ और त्योहार को कंपेयर कर रहा है। एक ऐसी स्थिति में खड़े होके जहाँ पे लोग खाने के लिए पानी के लिए लड़ रहे हैं, आपस में एक दुश्मनी और नफरत कभी भी पैदा हो सकता है, जहाँ पे क्राइसिस एक देख सकते हैं। तो ऐसे जगह पे खड़े होके कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल वाली ट्वीट्स कर रहे हैं जहाँ पे जो हिंसा है वो भड़क सकता है, दंगा है वो लग सकता है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज अगर दिवाली होता और सच में कोई आपको ऐसी मदद पहुंचाती तो आपको अच्छा नहीं लगता कि हर एक के घर रोशन होगा और आपके घर अंधेरा रहेगा? तो आपको कितना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इंसान बनो, क्यों ऐसे हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंस रहे हो? और ये लोग आपको बनाते रहेंगे तब तक जब तक आप बनते रहोगे। इन चीज़ों से बाहर निकलो, इंसानियत की नज़र से दुनिया को देखना सीखो। आज के लिए इतना ही। ना ये हिंदू ना ये मुसलमान, साले एक एक हराम के ज़ादे बेईमान।